हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्टार मेकर्स यूट्यूब चैनल पर। और ये जो है जिन प्याजे के वीडियो नंबर पार्ट 2 है। क्या है? वीडियो नंबर पार्ट 2 है, यानी दूसरा पार्ट है। और अगर डायरेक्ट पार्ट 2 देख रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप एक काम करें, पहले आप पार्ट 1 जाके देखें, वो भी आपको हमारे चैनल पे दिखेगा। तो पहले आप पार्ट 1 देखें और फिर जो है आप पार्ट 2 को देखें। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर सकते हैं। और आपका अगर सपोर्ट रहा और अगर अच्छा व्यू आया तो हम लोग ये जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं इसको जल्द स्मार्ट बोर्ड में परिवर्तन करेंगे और फिर रेगुलर अपडेट यानी रेगुलर वीडियो आपको आएगा। और अभी आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, फिर आगे जो है हम क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो पार्ट 2 है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जिन प्याजे का अवस्था। क्या देखेंगे? जिन प्याजे का अवस्था। तो स्टेजेज ऑफ जिन प्याजे, इसलिए हमने हेडिंग बनाया है स्टेजेज ऑफ जिन प्याजे। ये चीज आपको वीडियो नंबर 2 यानी वीडियो पार्ट 2 में आपको दिख रहा होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए। तो जिन प्याजे का अवस्था कितना है, इससे भी क्वेश्चन सीटेट में अनेकों बार आ चुका है कि जिन प्याजे का अवस्था कितना है। तो एक बार ध्यान रखिएगा कि जिन प्याजे का कुल मिला करके 4 अवस्था है। कितना है? 4 अवस्था। आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप जो है अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला अवस्था जो जिन प्याजे का है वो है संवेदी प्रेरक अवस्था। क्या है? संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। क्या कहेंगे? सेंसरी मोटर स्टेज है। और इसका जो है एक और नाम है इंद्रिय गामक अवस्था। क्या नाम है? इंद्रिय गामक अवस्था है। और जो स्टेज नंबर दूसरा है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। और स्टेज नंबर 3 है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और स्टेज नंबर 4 है अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जिन प्याजे के कुल 4 अवस्था है। पहला अवस्था हो गया संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे कहेंगे इंद्रिय गामक अवस्था। और स्टेज नंबर 2 है यानी दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जो है इसका उम्र भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसके उम्र देखने से पहले आप ये बताइए कि जिन प्याजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञान का मतलब तो आपको हम वीडियो पार्ट 1 में बता ही दिए थे। तो अब बताइए जरा सा कि एक बच्चे में संज्ञान आना शुरू कब से होता है, यानी वो कितना वर्ष का जब होगा तो वो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास शुरू हो जाएगा। तो जिन प्याजे का मानना है जन्म से। क्या मानना है? जन्म से। यानी स्कीमा बनाने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। जैसा कि पिछला वीडियो में आपको बताए थे कि स्कीमा बनाने का जो प्रवृत्ति होता है ना, वो जन्मजात होता है। और स्कीमा जो है जिन प्याजे का बात है। और आप बताइए कि जब बच्चे जो है जन्म से संज्ञान उनके अंदर है, वो दुनिया को समझते हैं, यानी दुनिया को अपने ही नजरियों से बच्चे देखते हैं। ठीक है। तो आप समझिए जरा सा कि जब संज्ञानात्मक विकास जन्म से शुरू होगा तो इसलिए जिन प्याजे का जो पहला अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, और ये भी शुरू हुआ है जन्म से। कहां शुरू हुआ है? जन्म से। तो जिन प्याजे का जो पहला अवस्था है यह है जन्म से लेकर के 2 वर्ष। इसको याद रखें, जिन प्याजे का पहला अवस्था क्या है? संवेदी प्रेरक अवस्था है, जो कि है जन्म से लेकर कहां तक? 2 वर्ष तक। चलिए आगे ध्यान दीजिए। जिन प्याजे का दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और यह है दूसरा वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। ये 7 वर्ष तक चलना है। ठीक है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वह 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक है। और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 से 15 या फिर 11 से जो है ऊपर चलने वाली जो है ये अवस्था है। तो एक चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जिन प्याजे का जो अवस्था है वो स्टेजेज में दिया गया है।
अवस्था में दिया गया है, यानी उम्र की बात करते हैं जीन पियाजे। तो एक चीज और याद रखिएगा कि जीन पियाजे के अनुसार विकास जो है वो निरंतर प्रक्रिया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप एक बात याद रखें कि अगर आप विकास पढ़ रहे हैं तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता है। लेकिन जब बात होगा चरणीय सिद्धांत के अनुसार कि जितने भी मनोवैज्ञानिक अपने थ्योरी को स्टेज में दिए हैं तो उनके अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि विकास होगा लेकिन रुक रुक के होगा, यानी जैसे बच्चा पहले संवेदी में होगा, फिर पूर्व संक्रात्मक में जाएगा, फिर मूर्त में जाएगा और फिर अमूर्त या औपचारिक में जाएगा। आप उम्र देख सकते हैं। देखिए, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास में एक सबसे बड़ा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है परिपक्वता। यहां पर हम लिख देते हैं, वो शब्द है क्या? परिपक्वता। परिपक्वता, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैच्योरिटी। क्या कहेंगे? मैच्योरिटी। इंग्लिश में कहेंगे मैच्योरिटी। परिपक्वता शब्द जो है इसमें आगे जैविक आप लगा दीजिए। जैविक, जैविक का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? बायोलॉजिकल, यानी नेचुरल, ये अपने आप आएगा। तो अब बताइए, ध्यान दीजिए कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ रही है, जैसे कि एक बालक 2 साल में है, फिर बालक 7 साल में गया, फिर बालक 11 साल में गया और फिर बालक जो है 15 साल में गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे बालक परिपक्व हो रहे हैं। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बालक परिपक्व होगा और जैसे जैसे बालक परिपक्व होगा वैसे वैसे बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बताइए जरा सा, क्या आपके घर में जो 2 साल का बच्चा है, क्या आप उनसे जो है 6 क्लास का, 5 क्लास का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो बच्चा जो है अभी 2 साल का है, अभी 3 साल का है, उम्र कम है, परिपक्वता कम है, तो संज्ञान भी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ये शब्द को याद रखें, परिपक्वता। जब क्वेश्चन आएगा कि जीन पियाजे का सिद्धांत जो है किस पर आश्रित है, तो वो शब्द है जैविक परिपक्वता। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बालक परिपक्व होगा और जैसे जैसे बालक परिपक्व होगा वैसे वैसे बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होगा। तो आप देख सकते हैं, पहले जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष का है तो उम्र कम है, फिर जो है वो इस पूर्व संक्रात्मक में आएगा तो थोड़ी सी परिपक्वता बढ़ेगी, संज्ञान बढ़ेगा। उसी तरह से धीरे धीरे जो है बच्चे में संज्ञानात्मक विकास कंटिन्यूअस रूप से चलेगा। ठीक है, तो बच्चा परिपक्व होगा तो आगे चल के उसका संज्ञान विकास होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि हर एक अवस्था को डिटेल से देखेंगे। अभी तो आप केवल 4 अवस्था देख पा रहे होंगे। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि हर एक अवस्था में कौन कौन सा गुण है और वो गुण का परिभाषा, उस गुण का उदाहरण और उस गुण से पूछने वाले क्वेश्चंस, ये सब हम लोग अब देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे शुरुआत करेंगे। संवेदी प्रेरक अवस्था। तो संवेदी प्रेरक अवस्था जो है वो जीन पियाजे का स्टेज नंबर 1 है। जैसा कि पहले आपको बता ही चुके हैं कि जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ेगी बालक का परिपक्वता आएगा और जैसे जैसे बालक जो है परिपक्व होंगे वैसे वैसे बालक का संज्ञान का विकास होगा। तो आप देख सकते हैं बच्चा अभी जो है उम्र कम है, क्योंकि संवेदी प्रेरक अवस्था का उम्र होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। उम्र कम है तो परिपक्वता कम होगा तो संज्ञान भी कम होगा, लेकिन संज्ञानात्मक विकास जरूर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास शुरू कब से होता है, तो संज्ञानात्मक विकास जन्म से शुरू हो जाता है। इसीलिए तो जीन पियाजे पहला सिद्धांत जो है, पहला अवस्था जो है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर कहां तक है? 2 वर्ष तक है। अब ध्यान दीजिए, तो संवेदी प्रेरक अवस्था जिसमें बालक की जो उम्र होती है वो मात्र जन्म से 2 वर्ष का है और उसमें सीखने का देखिए जरा सा 3 बिंदु हाईलाइट किया गया है। किनके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे के द्वारा जो है संवेदी प्रेरक अवस्था में 3 बिंदु को हाईलाइट किया गया है। सबसे पहला बिंदु है इंद्रियों के माध्यम से सीखना। क्या है? इंद्रियों के माध्यम से सीखना। अगर आपके घर में 2 वर्ष से कम के बच्चा होगा तो आप अक्सर देखिएगा
कि बच्चा जो है जब जमीन पर बिठाइएगा तो मिट्टी खाएगा, या फिर आप कोई भी चीज को अगर आप फ्लोर पर रखते हैं तो उसको जाकर वो टच कर देगा, चाहे वो गर्म पानी ही क्यों ना हो, या फिर चाकू पिरदाएं या छुरी मतलब कैंची या चाकू कह सकते हैं, वो क्यों ना हो। ठीक है, तो कुछ भी चीज रहेगा फ्लोर पर जो कि बच्चे के पहुंच तक रहेगा, वो जाकर के छू लेगा, टच कर लेगा। ठीक है, और अब ध्यान दीजिए, जब बच्चा टच करेगा, ठीक है, और अगर उससे जो है बच्चा को चोट पहुंचा, या फिर बच्चे को जलन महसूस हुआ, या फिर बच्चा का हाथ कट गया, तो जाकर के बच्चा में संज्ञान आएगा, बच्चा को संज्ञान आएगा, जिसका उम्र जन्म से 2 वर्ष का है, उसको संज्ञान आएगा कि ये चीज से हमें तकलीफ हुआ है। समझ गए बात को? तो जब बच्चा संवेदी प्रेरक अवस्था में होता है तो संज्ञान विकास का सबसे मेन सोर्स जो होता है वो है इंद्रियां। अब इंद्रियां क्या आप जानते हैं कि हमारा जो सेंस ऑर्गन है उसके मदद से इस उम्र का जो है बच्चा चीजों को सीखता है, यानी संज्ञान का विकास करता है। ठीक है, तो जैसे आप समझिए कि एक क्वेश्चन सीटेट के द्वारा पूछा गया था, सीटेट के द्वारा एक क्वेश्चन था कि किस अवस्था में बच्चा आंख, कान, नाक, मुंह से सोचता है। किस अवस्था में बालक आंख, कान, नाक और मुंह से सोचता है? तो बताइए आप लोग, वह कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चा अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि आंख ये सब क्या है, इंद्रियां हैं। ठीक है, तो वो होगा संवेदी प्रेरक अवस्था। आप समझ चुके हैं। चलिए, अब दूसरा जो गुण है हमारा है, यानी इस अवस्था का जो गुण है, संवेदी प्रेरक अवस्था गुण है, वह है वस्तु अस्थायित्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखिए, वस्तु अस्थायित्व जो है वह कुछ कुछ स्कीमा से मिलता जुलता है, क्योंकि वस्तु अस्थायित्व में भी जो है वही बात आप समझेंगे। जैसे कि समझिए कि कोई भी वस्तु बच्चा अगर उसे देख रहा है, उसके बारे में समझ रहा है, तो उस वस्तु का एक प्ररूप बच्चे के मस्तिष्क में बन जाता है, और फिर जब वह वस्तु बच्चे के सामने रहे अन्यथा नहीं रहे, फिर भी बच्चे के मस्तिष्क में वो वस्तु सदैव रहेगा। वही है वस्तु अस्थायित्व। जैसे कि अब इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बच्चा जो है जिसका उम्र जो है वो 1 साल का है, चाहे 1.5 साल का है, आप ध्यान दीजिए, तो वो बच्चा जो है शाम में एक खिलौने से खेलते खेलते सो गया। ध्यान दीजिएगा, एक बच्चा जो है एक खिलौना से हर दिन खेल रहा है, इसका मतलब क्या है, उस खिलौने का स्कीमा बच्चे के मस्तिष्क में बन चुका है, बच्चे के माइंड में बन चुका है। ठीक है, और अब आगे ध्यान दीजिए, तो वो जो है रात में खेलते खेलते वो सो चुका है, सो गया है, और जब वो सुबह उठा, ध्यान दीजिएगा, जब वो सुबह उठा तो फिर से वही खिलौना उसको चाहिए। अगर उसे वो खिलौना नहीं मिला तो रोएगा, चिल्लाएगा और जिद करेगा। ठीक है, अब आप समझिए जरा सा। और जब हम उसको कहेंगे कि बता बउआ क्या ये वाला खिलौना था, तो बच्चा कहेगा नहीं, ये वाला नहीं था। अच्छा बताइए कि वो बच्चा क्यों कह रहा है कि ये खिलौना नहीं था मेरा, जिससे हम रात में खेलते खेलते सोए थे? क्यों? क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क में वो खिलौना बना हुआ है, वो खिलौना छुपा हुआ है, वो खिलौना बना हुआ है। समझ गए बात को? तो वही है वस्तु अस्थायित्व। तो वस्तु अस्थायित्व का मतलब आप समझे, यानी जो वस्तु मेरे माइंड में जिसका संरचना बन चुका है, और अब वो वस्तु ना दिखाई दे ना सुनाई दे, लेकिन फिर भी उस वस्तु का अस्तित्व हमारे मस्तिष्क में है। जैसे कि रात में एक बच्चा खेलते खेलते खिलौने से सो गया, ठीक है, और जब सुबह उठा खिलौना नहीं देखा तो बच्चा जो है वह चिंता में है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में वस्तु का इमेज बनल है। और अगर हम कोई दूसरा वस्तु देते हैं तो बच्चा उस वस्तु को निग्लेक्ट करता है, वस्तु नहीं लेता है। बस यही है वस्तु अस्थायित्व। ठीक है, चलिए अगला जो संवेदी प्रेरक अवस्था में जो गुण आता है वह है विलंबित अनुकरण। देखिए, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अनुकरण का मतलब क्या है? नकल करना। लेकिन आगे में क्या लगा हुआ? विलंबित। विलंबित का मतलब होता है थोड़ा सा देर में, यानी बच्चा पहले किसी व्यक्ति को वो काम करते हुए देखेगा, अच्छा तरीके से देखेगा,
ठीक है। और जब बच्चा चीजों को अच्छा तरीके से देख लेगा, ठीक है, उसके बाद वो कुछ देर बाद जो है वो वही काम को दोहरा देगा। जैसे कि दो हम एग्जाम्पल बताते हैं, एक एग्जाम्पल बताएंगे मम्मी वाला और एक एग्जाम्पल बताएंगे पापा वाला। इसीलिए आप देखिए, जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो एक बार क्या हुआ कि एक पापा हैं जो कि सुबह में ऑफिस जाने से पहले वो अपने शेविंग कर रहे थे, दाढ़ी बना रहे थे। तो वो उन्होंने क्या किया, वो जो दाढ़ी का जो ब्रश होता है उसको बॉक्स से निकाले और वो जो है इस तरह से पूरा किए और शेविंग किए, फिर वो किट को जो है डिब्बा में बंद करके रख दिए। तो अब क्या हुआ, बच्चा जो है वो एक्टिविटी पापा वाला देख रहा था, ठीक है। और जब वो पापा ऑफिस के लिए निकल गए तो बच्चा भी क्या किया कि वो डिब्बा को खोला, ब्रश निकाला और वो भी जो है इस तरह से करने लगा। यानी देखिए, बच्चा का दाढ़ी है अभी नहीं है, क्योंकि उम्र उसका जन्म से 2 वर्ष का ही है, ठीक है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का उम्र है उसका, और वो भी जो है पापा के जैसा ऐसे करके करने लगा। तो यही क्या है, अनुकरण। और दूसरा मम्मी वाला एग्जाम्पल क्या है, आप अक्सर देखिएगा जरा सा, अगर कोई मम्मी जो है इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप जरूर देखे होंगे कि इस उम्र के बच्चा में ये गुण जरूर आता होगा। देखिए कौन सा बात बता रहे हैं, सुनिए। जैसे कि आप देखिएगा, जब आप घर में खाना बनाते हैं, जब आप आटा सानते हैं, जब आप रोटी के लिए आटा जो है वो हम लोग अपने गाँव की भाषा में कहते हैं लोइया, लोइया जब आप बना रहे हैं तो आप देखिएगा वहां पर इस उम्र का बच्चा जो है गुड़कते गुड़कते या चलते चलते आ जाएगा और वो क्या करेगा, आपके आटा से कुछ निकाल लेगा और वो जो है कोई चिड़िया बना देगा या उसी तरह से छोटा रोटी बना देगा और कहेगा कि मम्मी ये मेरा रोटी है, ये बनाओ, हम यही खाएंगे। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, बच्चा ने देखा है, बच्चा ने अनुकरण किया है कि मम्मी रोटी कैसे बनाती है, तो उसको देखने के बाद कुछ देर बाद बच्चा भी जो है वो व्यवहार को रिपीट करता है। समझ गए बात को। बस यही 3 बात जो है जीन पियाजे के द्वारा संवेदी प्रेरक अवस्था में बताया गया है। पहला है इंद्रियों के माध्यम से सीखना। इसमें क्या होता है, बच्चा कोई भी चीजों को सीखने के लिए अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करता है। दूसरा है वस्तु स्थायित्व, यानी वो वस्तु प्रत्यक्ष रूप से तब भी है जब वो सामने दिखाई नहीं दे रहा है, उसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व, यानी स्थायित्व मतलब फिक्स हो गया। और विलंबित अनुकरण का मतलब था कि बच्चा जो है कोई एक्टिविटी को करते समय, करते हुए किसी को अगर देखता है तो उसका प्रॉपर रूप से पूरा इमेज बच्चे के मस्तिष्क में आ जाता है, ठीक है, और बाद में बच्चा उसको दोहरा देता है। यही है विलंबित अनुकरण। तो चलिए, अब संवेदी प्रेरक खत्म हो चुका है और अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग दूसरा अवस्था को शुरू करेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो अब हम लोग का स्टेज नंबर 2 है, यानी जीन पियाजे के द्वारा बताया गया स्टेज नंबर 2 है। कौन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो पहले इस शब्द को समझिए, पूर्व संक्रियात्मक, यानी संक्रियात्मक का मतलब होता है तर्क करना, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा का उम्र कम होने के कारण तर्क करने में विफल है, तो इस वजह से क्या होगा कि तर्क आने से पहले की अवस्था, इसलिए इसे कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो अभी आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमने बहुत सारा गुण को लिखा है और ये गुण जो है सीधा और सीधा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का ही गुण है। ध्यान दीजिएगा, ये गुण जो है सब पूर्व संक्रियात्मक का गुण है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसको याद करना पड़ेगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट खींच लें इसका, हम हट गए हैं, या फिर आप कॉपी पे नोट डाउन कर लें और आप याद रखें। और सीटेट जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इससे कि ये, जैसे कि सीटेट कहेगा कि जीववादी चिंतन बच्चे में किस अवस्था में आता है, यानी जीववादी चिंतन बच्चे में किस अवस्था में आता है। हो सके दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। देखिए अगला गुण है केंद्रीकरण, यानी केंद्रीकरण कहाँ आएगा, तो पूर्व संक्रियात्मक में आएगा। अगला है प्रतीकात्मक विचार, इंग्लिश में कहेंगे सिंबॉलिक थाउट, ठीक है। और इसका एक नाम और है संकेतिक प्रस्तुतिकरण, संकेत कहें चाहे प्रतीक कहें, दोनों बात क्या है, सेम है। तो प्रतीकात्मक विचार भी जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था गुण है। और अगला जो है अहम केंद्रिता है, क्या है, अहम केंद्रिता, और अहम केंद्रिता भी जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। और अगला जो है वह है अहम केंद्रित वार्ता, ईगोसेंट्रिक स्पीच। देखिए ये है ईगोसेंट्रिज्म और ये है ईगोसेंट्रिक स्पीच।
और ये भी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। और अगला है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। हो सकता है कि आप जब इस शब्द को देखे होंगे तो आप आश्चर्य कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को जो है वह संवेदी प्रेरक अवस्था में बताया है। लेकिन सीटेट के क्वेश्चन के अनुसार, देखिए हम लोग सीटेट का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे सामने जो मेन जो गोल है वो सीटेट है, तो सीटेट के द्वारा बताया गया आंसर पर जो है हमें चिंतन करना पड़ेगा। तो सीटेट ने अपने आंसर में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मानती है, तो हम भी इसी को मानेंगे। ठीक है, अगला है अपलटावी। ठीक है, क्या है? अपलटावी। और अगला है अंतदर्शी अवस्था यानी इंट्यूटिव पीरियड। अंतदर्शी अवस्था यानी इंट्यूटिव पीरियड। तो कहने का मतलब है ये सारा गुण जो भी आप देख रहे हैं ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा गुण कौन सा अवस्था में। याद कीजिए, शुरुआत में आपको बताए थे कि जैसे जैसे बालक परिपक्व होगा वैसे वैसे उसमें संज्ञानात्मक विकास होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब वो बच्चा जो है इससे पहले जो था संवेदी प्रेरक अवस्था में था, तो आप देखेंगे वहां पर कम गुण आया। फिर जो है जैसे ही बच्चे की उम्र बढ़ी, समझ बढ़ा, संज्ञान बढ़ा, तो आप देखिएगा कि और भी बहुत सारा गुण जो है इसमें ऐड हो चुका है। चलिए अब हम एक करके सबको समझते हैं जल्दी जल्दी, टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो जाता है। आप देखिए जरा सा, पहला तार्किक चिंतन से पहले की अवस्था, यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किस अवस्था में बच्चा जीववादी विचार रखते हुए तार्किक चिंतन का अभाव होता है, वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तार्किक चिंतन क्या है? यानी तर्क करना। और तर्क कहां से आएगा? तर्क जैसे कि याद कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, कोई एक विषय पर दो अलग अलग व्यक्ति बात करते हैं, तो कोई पॉजिटिविटी बताते हैं तो कोई निगेटिविटी बताते हैं, और वो सब कैसे बताते हैं? अपने संज्ञान के बल पे। तो याद रखिएगा, जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा संज्ञान रहेगा यानी मानसिक विकास रहेगा, तार्किक चिंतन वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा करेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर प्याजे कहते हैं कि उम्र कम है तो तार्किक चिंतन का अभाव होगा। लेकिन हाँ, यही जो है अगर हम स्टेज नंबर 3 पढ़ाएंगे, ठीक है, स्टेज नंबर 3 पढ़ाएंगे आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो उसमें बताएंगे कि अब वहां पे तर्क शुरू हो चुका है। तो अगर कहेगा तार्किक चिंतन का अभाव, जहां पे तर्क नहीं है, ठीक है, तो वो होगा कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए हो गया। अब अगला है जो सेकेंड हमारा है लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी संरक्षण का अभाव। अब संरक्षण क्या है? तो इसे हमने वीडियो पार्ट 1 में बता चुका है, तो आप जरा सा उस वीडियो को देख लीजिए अगर आप नहीं देखे होंगे। तो हाँ, हमने संरक्षण का पूरा परिभाषा आपको बता चुका है। ठीक है, संरक्षण क्या होता है, और आगे फिर जो है हम मूर्त में एक बार फिर से बता देंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, क्योंकि यहाँ पे संरक्षण का अभाव है। लेकिन वहां पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी इसके पूर्व संक्रियात्मक के बाद का जो अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, वहां पे तार्किक चिंतन और संरक्षण बच्चे में प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों एब्सेंट है। तो मेनली रूप से जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो गुण शुरू होता है वो यहाँ से होता है, जीववादी से। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए, जीववादी को एक और नाम से सीटेट जानती है, उसे कहा जाता है सजीववादी। यानी जीववादी को कहा जाता है दूसरा नाम में सजीववादी। तो जहां सजीववादी भी लिखल रहेगा समझ जाएगा जीववादी। इंग्लिश में कहा जाता है एनिमिस्ट। चलिए पहले आपको हम उदाहरण बताते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका आगमन विधि। अच्छा समझिए क्या है कि आपके घर में अगर 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो एज होता है ना वो 2 से 7 होता है। अगर आपके घर में 2 से 7 वर्ष का बच्चा होगा तो आप जीववादी दृष्टिकोण बच्चा में देखे होंगे, और ये गुण हर बच्चा में है, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी जात का हो, या फिर भौगोलिक स्थिति कैसा भी हो उस जगह का, चाहे वो भारत का बच्चा हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे चाइना का हो, कहीं का बच्चा हो। ठीक है, जिन प्याजे कहते हैं कि हमारा सिद्धांत सार्वभौमिक है, वो हर बच्चे में लागू होगा। तो अब समझिए जीववादी दृष्टिकोण। तो आपके घर में अगर 2 से 7 वर्ष का बच्चा होगा तो आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे, जैसे कि बच्चा खेल रहा है, तो खेलते खेलते क्या होगा, उसे दरवाजे से चोट लग गया। ध्यान दीजिए, तो खेलते खेलते जब दरवाजे से चोट लग गया बच्चे को, या चौकी से चोट लग गया, तो बच्चा जो है यहां जीववादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है और कहता है
कि दरवाजा ने हमें पीटा। कौन पीटा? दरवाजा। बच्चा रो रहा है, रोते रोते बच्चा कहेगा दरवाजा ने पीटा, ये दीवार ने हमें मारा। तो आप जरा सा सोचिए और बताइए, क्या दरवाजा सजीव है? नहीं, दरवाजा क्या है? निर्जीव है। ये दीवार सजीव है या निर्जीव है? ये निर्जीव है। तो आप जरा सोचिए कि दरवाजा निर्जीव है, ये जो दीवार है ये भी निर्जीव है, तो आप सोचिए जरा सा कि बच्चा को ये दीवार और दरवाजा कैसे मार सकता है? ध्यान दीजिए। तो जब भी खेलते समय बच्चा को जब चोट लगेगा तो बच्चा कहेगा कि हमें दरवाजा ने मारा, हमें ये दीवार ने मारा। तो यही है जीववादी चिंतन। तो अब आइए परिभाषा में। परिभाषा इसका यह है कि एक बच्चा जो है निर्जीव वस्तु में सजीव का जब गुण देखता है वही है जीववादी। यानी निर्जीव वस्तुओं में सजीवता वाला जो गुण है वही है जीववादी। जैसे कि एक बच्चा गुड़िया से खेलता है और खेलते खेलते कहता है गुड़िया को बुखार लग गया, डॉक्टर को बुलाओ। अच्छा बताइए जरा सा, क्या गुड़िया को कभी बुखार लग सकता है? गुड़िया सजीव है कि निर्जीव? गुड़िया है निर्जीव, लेकिन बच्चा को लगता है गुड़िया है सजीव, इसीलिए बच्चे में है जीववादी दृष्टिकोण। समझ गए बात को? चलिए अब इससे सीटेट क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है तो इसका हम कुछ एग्जांपल बता देते हैं। सीटेट एक क्वेश्चन में लिखा था कि एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है क्योंकि वो बादलों में छुप गया है। माँ आज सूरज उदास है क्योंकि वो बादलों में छुप गया है, छिप गया है। तो आप जरा सोचिए, क्या सूरज जो है सजीव है कि निर्जीव है? सूरज भी निर्जीव है, वो सजीव नहीं है। अगर सजीव होता तो क्या होता? 2 सूरज से 4 सूरज हो जाता, क्योंकि आप जानते हैं लिविंग थिंग्स का जो है रिप्रोड्यूस का एक गुण होता है। तो सूरज जो है निर्जीव है, ठीक है, लेकिन बच्चा को लगता है सजीव। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि माँ आज सूरज उदास है क्योंकि बादलों में छुप गया है। तो बताइए जरा सा यहाँ पर बच्चे का कौन सा चिंतन है? तो जीववादी चिंतन है। और किस अवस्था गुण है? वो है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट के द्वारा कि 4 बटन जिंदा है क्योंकि वो शर्ट को बांध के रखा है। 4 बटन जिंदा है क्योंकि उसने शर्ट को बांध के रखा है। आप खुद सोचिए, क्या बटन भी जिंदा होता है? लेकिन बच्चा को लगता है बटन जिंदा है, तो निर्जीव वस्तु में मिला उसको क्या? सजीव। तो हो गया जीववादी। एक और आपसे एग्जाम्पल बताएंगे। चलते हुए बादल, लुढ़कते हुए पानी और बहते हुए पानी, यानी बहते हुए पानी, चलते हुए बादल और लुढ़कते हुए पत्थर में अपनी मनसाएं होती है। मनसाएं का मतलब है चिंतन। तो आप बताइए, क्या बादल या फिर क्या पानी या फिर क्या लुढ़कता हुआ पत्थर, क्या इन सभी में चिंतन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब निर्जीव है और बच्चा को लगता है सजीव। तो निर्जीव वस्तु में सजीव का होने वाला ही गुण कहलाता है केंद्रीकरण। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि आपको अच्छा से समझा रहे हैं एग्जाम्पल भी दे करके, तो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा जरूर। लेकिन चलिए अगला गुण क्या है? केंद्रीकरण का। अब केंद्रीकरण का गुण जो है वो आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन इसी के जस्ट उल्टा होता है विकेंद्रीकरण का गुण, और वो आएगा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो केंद्रीकरण का गुण क्या होता है? केंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक बच्चा अगर कोई वस्तु को देख रहा है तो केवल उसका एक ही दृष्टिकोण के बारे में बात करेगा, वही है केंद्रीकरण का गुण। तो परिभाषा समझ गए होंगे। यानी अगर बच्चा कोई वस्तु को देख रहा है तो उसका केवल एक ही दृष्टिकोण को देखता है, वही गुण कहलाएगा केंद्रीकरण का गुण। तो आप देख सकते हैं, आपको हम एग्जांपल बताते हैं। देखिए जरा सा, ये आप देख लीजिए जरा सा, एक बालक है, ठीक है, जो कि इसमें हमने पानी को रखा है, यानी एक बालक के सामने इसमें पानी है 1 लीटर, और ध्यान दीजिएगा इसमें भी हमने 1 लीटर ही पानी को लिया है बच्चे के सामने, और इसका जो है थोड़ा सा ये जो बीकर है वो पतला है और लंबा है, तो जाहिर सी बात है पानी का लेयर जो होगा यहाँ आ जाएगा। तो एक बच्चा का तर्क है कि नहीं, पानी की मात्रा इसमें ज्यादा है, यही है केंद्रीकरण का गुण। क्योंकि ध्यान दीजिए, बच्चा केवल एक ना गुण देख रहा है। कौन गुण देख रहा है? बाहरी आकृति देख रहा है, बस ये नहीं देख रहा है कि अंदर का मात्रा उतने है, चाहे इसमें रहे चाहे इसमें रहे। तो एक बच्चा, ध्यान दीजिएगा, जो कोई भी चीजों को देखे
और उसका केवल कुछ ही यानी एक पहलू पर ध्यान केंद्रित कर दे, ठीक है, वही है केंद्रीकरण। समझ गए? चलिए अब अगला आते हैं, टॉपिक नंबर 5 जो है वह है प्रतीकात्मक विचार, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सिंबॉलिक थॉट कहते हैं। और प्रतीकात्मक विचार को एक और नाम से जानते हैं सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या होता है कि कोई बच्चा कोई भी चीजों को उसके शब्द से जानना शुरू कर देता है। शब्द कहने का मतलब है, आप ध्यान दीजिए, जैसे कि ये हम मार्कर मेरे हाथ में है, तो इस वस्तु का प्रतीक क्या है? जो शब्द हम बोलेंगे मार्कर, यानी मार्कर जो शब्द है इस वस्तु का प्रतीक है। जैसे कि सेव, ध्यान दीजिए, जैसे कि सेव, अच्छा हम बोलते हैं सेव, तो हम जो सेव जो शब्द का उच्चारण किए हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने जो शब्द सेव का जो उच्चारण किया है, तो सेव शब्द है प्रतीक। तो आपके माइंड में एक सेव का इमेज बन चुका होगा, सेव का एक पिक्चर बन चुका होगा। तो आप खुद आप सोचिए जरा सा कि बच्चे जो है इस अवस्था में कोई भी चीजों को बताने के लिए उस चीज का नाम या उस चीज का शब्द बच्चे अपने माइंड में जो है स्टोर कर लेते हैं, वही है प्रतीकात्मक विचार। यानी कोई वस्तु का रिप्रेजेंटेशन बच्चा जो है शब्द या चित्र के माध्यम से करना शुरू कर दिया, तो वही है प्रतीकात्मक विचार। इसका एक और एग्जांपल आपको बताते हैं कि एक बच्चा जो है वह झाड़ू पर सवार हो जाता है और कहता है कि हम जहाज पर बैठल हैं और उड़ रहे हैं, या फिर घोड़ा पे बैठे हुए हैं और हम दौड़ लगा रहे हैं। अच्छा खुद आप सोचिए, क्या झाड़ू जो है वह घोड़ा या जहाज है? नहीं, लेकिन बच्चा को लगता है ये झाड़ू जो है घोड़ा है, क्योंकि पता है बच्चा जो है वह झाड़ू को घोड़े का प्रतीक मान लिया है। समझ चुके होंगे आप, यही है प्रतीकात्मक विचार। चलिए अगला जो हम लोग का है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो अगला गुण है वह है अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रिता। समझिए इसको, अहम केंद्रिता कहिए चाहे आत्म केंद्रिता कहिए, दोनों एक ही शब्द में इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का क्या अर्थ है? देखिए आप देख पा रहे होंगे अहम, अहम, अहम मतलब क्या होता है? घमंड। अहम का मतलब घमंड, यानी हम किसी का नहीं सुनेंगे। अहम का मतलब घमंड होता है, ठीक है। और इंग्लिश में ईगो, ईगो शब्द आप जानते होंगे, अक्सर आप जो है अपने दोस्तों को कहते होंगे तुम बहुत ईगो में रहता है, यानी तुम जो है बहुत घमंड में रहता है, ठीक है। तो यहां पर बात घमंड का नहीं है, बात यहां पे क्या है कि अहम केंद्रिता का परिभाषा होता है कि बच्चा दुनिया को अपने ही नजरियों से देखता है, दूसरे के दृष्टिकोण को वैल्यू या वरीयता नहीं देता है। बस यही है अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रिता। जब कोई बालक दुनिया को अपने ही नजरियों से देखेगा और दूसरे के दृष्टिकोण को वैल्यू या फिर वरीयता नहीं देगा, बस वही शब्द को कहते हैं अहम केंद्रिता। ये भी क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में आ चुका है कि एक बालक किसी भी चीजों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण को वरीयता नहीं देता है, तो आप बताइए बच्चे में कौन सा गुण है? तो बच्चे में जो गुण है अहम केंद्रिता का है या आत्म केंद्रिता का है, ठीक है। और फिर पूछेगा कि ये गुण किस अवस्था में आता है, तो ये गुण पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का है नेक्स्ट 7वां जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो 7 नंबर का जो गुण है वह है अहम केंद्रित वार्ता या आत्म केंद्रित वार्ता। जैसे कि अभी आपको बताएं कि अहम का मतलब होता है खुद से, ठीक है, यानी खुद में। तो अब यहां ध्यान दीजिए कि यहां पर बस केवल एक अलग शब्द लगा हुआ है वार्ता। वार्ता का मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ स्पीच, यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच। और स्पीच का मतलब तो आप जानते ही होंगे, स्पीच का मतलब क्या होता है कि बोलना। यहां पर क्या होगा कि एक बालक खुद से वार्ता करेगा, वार्ता मतलब बोलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो जीन पियाजे में क्या है कि जो बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो वहां पर एक सबसे बड़ा गुण होता है जिसमें बच्चा खेलते समय या पढ़ते समय या कोई कार्य को करते समय, ठीक है, बच्चा जो है वह खुद से बोलता है। जैसे कि एक बच्चा क्या है कि अगर वो गुड़िया से खेल रहा है तो बच्चा कहता है कि गुड़िया को, देखिए बच्चा कहता है मतलब बोलेगा, और किससे बोलेगा? किसी से नहीं, खुद से बोलेगा। वहां पर कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो है बच्चा बोलेगा, वो खुद से बोलेगा। या फिर गुड़िया से खेलते समय बोलता है ना कि गुड़िया को चोट लग गया, गुड़िया को दवा दिलाओ और डॉक्टर बुलाओ, तो बताए पहले बच्चा बोलता है। अब किससे बोलता है? किसी से नहीं,
अपने से बोलता है, ठीक है, क्योंकि इसका संज्ञान कम है तो वो अंदर यानी अपने मन में नहीं बात करेगा, बच्चा बोल बोल कर बोलेगा, वही है अहम केंद्रित वार्ता। जैसे कि एक और बताते हैं आपको, एक बच्चा जो है अगर वो खेल रहा है कार से, तो आप देखते होंगे बच्चा कार से खेलते खेलते बोलता है, क्या बोलता है कि कार जो है ठोक दिए, कार टूट गया, बुलडोजर बुलाओ, आप अक्सर देखिएगा, ठीक है, बच्चा बोल बोल के खेल रहा है। तो बच्चा जब खुद से बातें करते हैं तो इसी प्रकार की वार्ता को जीन पियाजे अहम केंद्रित वार्ता या फिर आत्म केंद्रित वार्ता बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहीं पर अगर वाइगोत्स्की का शब्द इस्तेमाल हो जाएगा कि अगर बच्चा खुद से मौखिक संवाद करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, तो यहां पर क्या होगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगा, निजी वार्ता या फिर व्यक्तिगत वार्ता। अब भी खाली अंतर जो है मनोवैज्ञानिक का है, केवल अंतर मनोवैज्ञानिक का है। अगर बात कह देगा जीन पियाजे के अनुसार क्या कहेंगे, जब एक बच्चा खुद से बोलेगा तो हम केंद्रित वार्ता या आत्म केंद्रित वार्ता, ठीक है, लेकिन अगर वही कह देगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहेंगे तो व्यक्तिगत वार्ता या फिर निजी वार्ता। तो एक और एग्जाम्पल हमें याद आ रहा है, आपको बताते हैं, ये जुलाई 2019 में पूछा गया था कि एक 5 वर्ष की नजमा, देखिए 5 वर्ष की नजमा बात हो रहा है, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष का बात होगा तो इसी अवस्था में आएगा 2 से 7 के बीच में। एक 5 वर्ष की नजमा खुद से मौखिक संवाद करती है, खुद से मौखिक संवाद, मौखिक मतलब बोल करके, एक 5 वर्ष की नजमा जिगसॉ पजल करते समय खुद से मौखिक संवाद करती है कि नीला वाला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला गाढ़े रंग वाला जिससे जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की क्या कहेंगे, तो वाइगोत्स्की का नाम हमने लिया है तो व्यक्तिगत वार्ता या फिर निजी वार्ता। और जब हम बात करेंगे जीन पियाजे का तो हम केंद्रित वार्ता या फिर आत्म केंद्रित वार्ता। समझ गए होंगे बात को। चलिए अब 3 और बचा है, जल्दी कर लेते हैं। देखिए अगला है 8 नंबर में है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अगला क्या है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है कोई वस्तु को पाना चाहता है उसे लक्ष्य मान करके, क्योंकि अभी जो है उसका संज्ञान कम होगा। और वैसे भी अहम केंद्रिता में क्या होता है, बच्चा दूसरा का दृष्टिकोण को समझ में नहीं करेगा। जैसे कि मान लेते हैं एक बच्चा जो अपने दोस्त के घर गया, वहां पर खिलौने से खेल रहा था और वो दोस्त जो है इसको खिलौना तो घर लाने देगा नहीं, लेकिन इस बच्चा को जो है इस खिलौना से अपने घर में भी खेलना है इसे। तो बच्चा देखिएगा मम्मी के पास आएगा और कहेगा कि मम्मी हमें वो खिलौना चाहिए, और कितना भी मम्मी बोलेगी तो बच्चा वो बात को नहीं मानेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, वो बच्चा क्या किया कि उस वस्तु को लक्ष्य मान लिया है, और लक्ष्य मान करके जो है उस वस्तु को पाना चाहता है। तो यही है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। और पूछेगा कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है किस अवस्था का गुण है, तो वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अब अगला जो 9वां गुण है आपका ध्यान रखिए, सॉरी जीन पियाजे का, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वह है अपलटावी। अपलटावी का मतलब होता है इरिवर्सिबिलिटी, यानी अपने विचार को रिवर्स नहीं कर पाता है। तो ध्यान रखिए अपलटावी का परिभाषा क्या होगा कि एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का चिंतन है अपलटावी, जिसमें बच्चे अपने संज्ञान को रिवर्स करके नहीं सोच पाता है, यही है अपलटावी। अ का मतलब है नहीं, पलटावी का मतलब है पलटना, यानी इस अवस्था का बच्चा जो है अपने चिंतन को रिवर्स नहीं कर सकता है, पलट नहीं सकता है, यही है अपलटावी। अगर पूछेगा कि अपलटावी का जो गुण है वो कहाँ आएगा, तो वो आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और एक बात और याद रखिए, अपलटावी का एक और नाम सीटेट दे देता है, वह है अनुत्कर्मणीयता। क्या नाम है, अनुत्कर्मणीयता। अनुत्कर्मणीयता का मतलब होता है अपलटावी, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए अपलटावी का, जल्दी से हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने जो है 2 समान मात्रा में बीकर लिए हैं, 2 समान मात्रा में बीकर, यानी बाहरी आकृति भी जो है दोनों का समान है, इसमें हमने पानी भी समान लिया है। ध्यान रखिए, पानी या दूध या चाय जो भी कर लीजिए, हम पानी लेते हैं, दोनों में हमने 1 लीटर और 1 लीटर पानी को लिया है, और हम क्या करेंगे कि एक पतला और लंबा बर्तन को लाएंगे, और इस ध्यान रखिएगा, इस वाले जो मैटर है उसको हम इस बर्तन में डाल देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये इस वस्तु का सारा मैटर इसमें चला जाएगा, यानी पानी सब इसमें चला जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका लेयर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पतला है, ठीक है, पतला नहीं लग रहा है तो पतला थोड़ा सा और कर देते हैं,
चलिए मान लेते हैं यही वस्तु यही है, ठीक है। और यहाँ जब इसमें पानी जाएगा तो बताइए, जब इसका पूरा पानी जब इसमें जाएगा तो इसमें भी कितना रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। अब ये बर्तन खाली हो चुका है और अब ध्यान दीजिए, हम बच्चा से पूछेंगे बता बाबू कि पानी इसमें ज्यादा है कि पानी इसमें ज्यादा है, तो बच्चा कहेगा पानी इसमें ज्यादा है। और ये कौन बच्चा कहेगा, जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में होगा, क्योंकि इस अवस्था में चिंतन तो तर्क बहुत कम है, ना के बराबर है, ना ही है। तो आप ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बच्चा अपने चिंतन को रिवर्स नहीं कर पाया कि जितना पानी इसमें है उतना ही पानी तो इसमें था, क्योंकि पानी यहीं से तो इसमें गया ना, तो बस वही है अपलटा, यानी अपने विचारों को बैक नहीं कर पाता है, पलट नहीं कर पाता है, वही है अपलटा भी। चलिए अब ध्यान दीजिए, अंतिम और लास्ट जो इस अवस्था का जो गुण है वो है अंतदर्शी अवस्था, यानी इंट्यूटिव पीरियड। अब समझिए इसमें क्या है। अंतदर्शी अवस्था एक वैसा अवस्था है, ठीक है, जो कि प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक में आता है और इसे हम कह सकते हैं जिज्ञासा वाला अवस्था भी। यानी अक्सर आप देखिएगा क्या होगा कि अगर आपके घर में 2 से 7 वर्ष का बच्चा है और अगर आप उसके साथ मार्केट जाते हैं ना, तो आप देखिएगा बच्चा आपसे बहुत सवाल जवाब करेगा रास्ते में कि मम्मी ऊ क्या है, पापा ऊ क्या है, ऊ कैसे हो गया, ऊ ऐसे कैसे हो गया। या फिर आप सामान अगर कुछ घर में लाए हैं तो बच्चा उस सामान को जो है बार बार देखेगा और आपसे 1000 सवाल पूछेगा, क्योंकि बच्चा जिज्ञासु है, बच्चा जानना चाहता है कि वो है क्या, ठीक है। तो बस यही है अंतदर्शी अवस्था और ये भी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। तो चलिए ये पूर्व संक्रियात्मक समाप्त होता है। अब आगे जो है हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था गुण देखेंगे। अब हम लोग जिन प्याजे का तीसरा अवस्था जो है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को समझते हैं। तो पहले 1 मिनट रुकिए, हम लोग क्या करते हैं रिवीजन कर लेते हैं, पहले याद हो जाएगा आपको। जिन प्याजे कितना अवस्था है, 4 अवस्था। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस बार क्या करेंगे, हम लोग दोनों को एक ही साथ समझ लेंगे तो आसानी होगा। अब ध्यान दीजिए, तो जिन प्याजे का तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कोई बालक की उम्र क्या होगी, वो होगी 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष या फिर इससे ऊपर, 11 से ऊपर। तो जरा सा एक स्टेटमेंट याद कीजिए जो आपको हम जिन प्याजे के पार्ट 1 में बताए थे, पार्ट 1 का वीडियो में अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप वहां जाके देख लीजिएगा, तब ही आपको ये और अच्छा समझ में आएगा। उसमें हम एक स्टेटमेंट बताए थे, जिन प्याजे का एक स्टेटमेंट था कि जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बालक परिपक्व होगा और जैसे जैसे बालक परिपक्व होगा वैसे वैसे बालक में संज्ञानात्मक विकास होगा। यानी कहने का मतलब है बालक के संज्ञानात्मक विकास में बालक का परिपक्व होना जरूरी है, ठीक है, यानी उम्र का बढ़ना जरूरी है। प्याजे कहते हैं कि अगर किसी खास गुणों का विकास करना है तो बालक को उस खास अवस्था में आना पड़ेगा। अगर बालक उस खास अवस्था में नहीं है तो जाहिर सी बात है वो गुण बच्चे में डेवलप नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब बच्चा जो है तीसरा स्टेज में पहुंचेगा, जिसका उम्र जो है 7 से 11 होगा, तो जो पहला जो सेकेंड स्टेज जो था वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था, उससे ज्यादा गुणों का जो विकास होगा वो मूर्त में होगा, ठीक है। आप समझिए दे क्या, तो यहां पर जो सबसे पहला गुण है आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, CCS। कैसे, CCS। आइए क्वेश्चन बहुत बार सेलेक्ट पूछा है कि संरक्षण जो है वह किस अवस्था का गुण है, तो संरक्षण जिन प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। फिर कहेगा कि किस अवस्था में बच्चा चीजों का अच्छे से वर्गीकरण और विभेदीकरण कर लेता है, तो ये बात भी जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक बच्चा कोई चीजों को क्रम में सजा लेता है तो किस अवस्था गुण है, तो वो भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। फिर अगर आपसे बच्चा कहेगा कि बच्चा जो है मूर्त रूप से तार्किक चिंतन करता है, मूर्त रूप से तार्किक चिंतन करता है, मूर्त रूप से, मूर्त का मतलब क्या होता है, मूर्त का मतलब है मूर्ति, यानी जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से टच कर सकते हैं, वही है मूर्त। जैसे कि आप देख लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर मूर्त हुआ कि अमूर्त हुआ, मूर्त हुआ, क्योंकि हमने इसे प्रत्यक्ष रूप से हम इसको देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लेकिन वही अगर हम सोच रहे होंगे अभी कि शाम का टाइम है, हमारे घर में अभी कौन सा व्यंजन पका होगा, तो ये मूर्त चिंतन नहीं है, ये अमूर्त चिंतन है, क्योंकि हम घर में नहीं है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। और हम देख नहीं रहे हैं, तो जो चीजें हम नहीं देख सकते हैं केवल उसके बारे में चिंतन करेंगे तो वो आमूर्त चिंतन है, और जिसे हम देख करके चिंतन करेंगे वह है मूर्त चिंतन। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर हम लिखे मूर्त तार्किक चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा, ये होगा आमूर्त तार्किक चिंतन। बस इसी को तुरंत जोड़ दिए। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो अगला है, अगर पूछेगा कि विकेंद्रीकरण कौन अवस्था गुण है, तो विकेंद्रीकरण भी जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। ठीक है, जैसे याद कीजिए, जब आपने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आप जब देखे थे तो उसमें था केंद्रीकरण, पूर्व संक्रियात्मक में था केंद्रीकरण, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है विकेंद्रीकरण। याद रखिए, पूर्व संक्रियात्मक में है केंद्रीकरण, ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकेंद्रीकरण। आगे हम परिभाषा बताएंगे सबका आपको। देखिए अगला है पलटावी। देखिए अभी आप कुछ देर पहले जो है पूर्व संक्रियात्मक में देखे होंगे अपलटावी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पलटावी। समझ रहे बात को, तो यहाँ पलटावी है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबका परिभाषा देखते हैं। तो याद कीजिए, हमने आपको पिछला जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ाया था उसमें बताए थे सबसे ऊपर में दो जो हम बात लिखे थे, पहला तार्किक चिंतन का भाव, लेकिन जैसे ही बच्चा पूर्व संक्रियात्मक से निकल के मूर्त में आएगा तो अब वहां पे तार्किक चिंतन आना शुरू हो चुका है। अगर क्वेश्चन पूछेगा किस अवस्था में बच्चा में जो है तार्किक चिंतन आना शुरू हो गया है, ठीक है, तो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर ये पूछ लिया जाए कि किस अवस्था में जो है तार्किक चिंतन के साथ साथ बच्चा परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना कर लेता है, तो आप देख रहे हैं कुछ बातें को हमने ऐड ऑन किया है, तो वो हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए तो आप समझिए जरा सा। तो सबसे पहला जो हम लिखे हैं यहाँ पर वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण, जो कि हमने आपको जिन प्याजे की संरचना में वीडियो नंबर 1 जो इसका था, हमने उसमें ही आपको संरक्षण का मतलब बता दिया था। ठीक है, लेकिन फिर से आपको बता देते हैं, संरक्षण का मतलब होता है कि बाहरी आकृति बदल जाने से अंदर की मात्रा में बदलाव ना होना की समझ संरक्षण कहलाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल बताते हैं, देखिए ये मेरे सामने जो है आप देख पा रहे होंगे बोतल है, और ध्यान दीजिए बोतल में देख रहे होंगे कि इतना सारा पानी है। अब बताइए जरा सा, इस बोतल के पानी को अगर हम जो है पलट करके जो है गिलास में रख दें, या फिर बाल्टी में रख दें, या ड्राम में रख दें, या टंकी में रख दें, या लोटा में रख दें, या मग में रख दें, तो बताइए क्या बाहरी आकृति बदल रहा है, तो क्या अंदर का जो मात्रा है यानी पानी है वो भी बदल जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए इसमें जो है 500 ml वाटर होगा इस बोतल में, तो अगर हम इसको गिलास में रखेंगे तो क्या उसमें जो है पानी घट जाएगा, नहीं, पानी उतने रहेगा। या ड्राम में रखेंगे तो क्या पानी बढ़ जाएगा, नहीं, पानी उतने रहेगा। तो यही है संरक्षण, बाहरी आकृति बदल जाने से अंदर की मात्रा में बदलाव ना होना की समझ अगर किसी बच्चे में आ गया है तो उसमें संरक्षण का गुण है। और पूछेगा कि संरक्षण जो है किस अवस्था गुण है, तो याद रखें संरक्षण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था गुण है। लेकिन इसमें एक बात को जोड़ दिया जाए कि संरक्षण के साथ साथ, क्वेश्चन है यदि कोई बच्चा संरक्षण के साथ साथ आमूर्त चिंतन भी कर लेता है, या फिर संरक्षण के साथ साथ निगमनात्मक चिंतन कर लेता है, या संरक्षण के साथ साथ परिकल्पनात्मक चिंतन कर लेता है, तो वो सीधा चल जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन अगर केवल पूछेगा किस अवस्था में संरक्षण गुण आ जाता है, तो ध्यान रखिए संरक्षण गुण आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए अब अगला जो है वो है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो आप बताइए जरा सा किस अवस्था में, यानी जिन प्याजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वर्गीकरण कर लेता है, तो यही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण कर लेता है। और वर्गीकरण का मतलब क्या है कि बच्चा कोई भी चीजों को उसके शेप के आधार पर, साइज के आधार पर, उसके कलर्स के आधार पर चीजों को एकजुट करता है, एक साथ रखता है, तो वही है वर्गीकरण। अच्छा सोचिए जरा सा, क्या वर्गीकरण करने में तर्क लगता है कि नहीं? तर्क का मतलब सोच। सोचिए जरा सा, वर्गीकरण करने में बहुत तर्क लगता है। जैसे कि मान लिया जाए हम आपको जो है बहुत सारा छोटा छोटा देखते होंगे स्कूल में, जो टीएलएम आता है, क्यूब, क्यूबाइड या ट्रायंगल, रेक्टेंगल पढ़ाने के लिए प्लास्टिक का बना रहता है, ठीक है। और अगर हम आपको जो है वो छोटा छोटा ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ठीक है, ये सब आपको हम दे देंगे और कहेंगे कि चलिए इसके शेप के आधार पर बांटिए आप, तो आप देखिएगा ना कि किसमें जो है 3 साइड है उसको एक साथ रखें, किसमें 4 साइड है उसको एक साथ रखें, किसमें 5 साइड है उसको एक साथ रखें, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर हम कहेंगे
कि इसके कलर्स के आधार पर आप वर्गीकरण करिए, तो आप क्या कीजिएगा, जितना व्हाइट वाला है उसको एक साथ रखिएगा, जितना ग्रीन वाला है उसको एक साथ रखिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि वर्गीकरण में भी एक तर्क का बात आता है, वही है, आप ध्यान दीजिए, वर्गीकरण, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था गुण है। देखिए जैसे ही मूर्त का हम बात करेंगे तो तर्क याद रखिएगा, एकदम तर्क सबसे मेन बात है इसमें, ठीक है। और अगला है सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब है क्रम में सजाना। अब क्रम में सजाना का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम जो है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हम किसी बच्चे को विभिन्न लंबाई वाला जो है वह चीजें दे देंगे और कहेंगे चलिए इसको जो आप क्या कीजिए, सजाइए। जैसे कि मान लेते हैं कि एक ऐसे है, एक ये है, ठीक है, ऐसे दे दिए, और बच्चा क्या करेगा, पहले तो सबका बेस इक्वल करेगा, ध्यान दीजिए, बेस इक्वल करेगा। और हम जैसे कहेंगे कि छोटा से बड़ा को सजाओ, तो बच्चा क्या करेगा, पहले इसमें से खोजेगा कि सबसे छोटा कौन है, ठीक है, फिर इससे बड़ा कौन 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 है। तो अब बताइए क्या बच्चा क्रम में सजा रहा है कि नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्रम में सजाने में भी जो है वह तर्क आता है, चिंतन आता है, ठीक है। और ये कैसा चिंतन होता है, ये होता है मूर्त चिंतन होता है, ठीक है। आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। आप एक काम करें कि एक बच्चा को जो है आप बराबर आकृति का, लंबाई का, बराबर लंबाई का जो है वह 2 छड़ आप दीजिए, ठीक है, या 2 लकड़ी का टुकड़ा दीजिए, और पूछिए पहले उस समय कि क्या दोनों बराबर है। तो बच्चा बराबरी में सहमति बताएगा कि हाँ दोनों जो है बराबर है। लेकिन जब आप एक काम कीजिए, एक को जो है ढकेल करके ऊपर कर दीजिए। देखिए हम काटने का बात नहीं कर रहे हैं या लंबा बढ़ा देने का, नहीं, हम केवल क्या करेंगे, एक को जो है हम ढकेल करके ऊपर कर देंगे, और एक को जब ऊपर कर देंगे और पूछिए बच्चे से कि बताओ बाबू अब कौन बड़ा है, तो बच्चा कहेगा ई वाला बड़ा है। तो ध्यान दीजिए बच्चा यहां पर जो है मूर्त संक्रियात्मक में नहीं है। अगर बच्चा कह देगा कि ये बड़ा है, जो कि पहले सहमति जता रहा था कि दोनों बराबर है, और अब कहेगा नहीं ये वाला बड़ा है, तो ध्यान रखें कि बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रम में सजाना आ जाता है। और अगर बच्चा जो है अगर मूर्त का होगा तो इसको क्रम में सजाएगा, वो क्या करेगा, फिर से इसका बेस को सेम करेगा। तो जब इसका बेस को सेम करेगा तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला नीचे आएगा, तो ऊपर वाला जब नीचे आएगा तो फिर बराबर हो जाएगा। तो बच्चा कहेगा हाँ अभी फिर बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो अब बताइए क्रम में सजा रहा है कि नहीं जी। तो इसको याद रखिएगा कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का 3 गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने का CCS कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, यानी संरक्षण, वर्गीकरण और क्रम में सजाना, ठीक है। बाकी तो आपको बता ही दिए हैं। मूर्त तार्किक चिंतन, यानी बच्चा क्या करता है, जो चीजें को देख रहा, इस अवस्था में क्या है कि बच्चा कल्पना करेगा, लेकिन वो कल्पना नहीं करेगा कि एकदम अमूर्त में गया है, जो नहीं है उसके बारे में सोचना, वो गलत है। बच्चा यहां पर चिंतन करेगा, लेकिन कैसा चिंतन करेगा, देख करके, चीजों को देख करके। जैसे कि ध्यान दीजिए कि मेरे हाथों में ये मार्कर है, ठीक है, अगर मेरे सामने जो है अगर कोई 7 से 11 वर्ष यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा होगा तो इसको देख करके चिंतन करेगा। क्या करेगा कि लगता है कि ये मार्कर का जो लिखित बात है वो सब खत्म हो चुका है, ये मार्कर लगता है काला है, जो लिखाएगा जो बात है वो काला है, क्योंकि इसमें काला कैप है। आप समझिए, तो बच्चा ये जो चिंतन कर रहा है, मूर्त कर रहा है कि अमूर्त कर रहा है, बच्चा चिंतन कर रहा है मूर्त, क्योंकि वो सामने देख रहा है। तो कोई वस्तु के बारे में चिंतन करेंगे और सामने देख कर करेंगे, उसी को कहा जाता है मूर्त तार्किक चिंतन। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, विकेंद्रीकरण क्या है। देखिए विकेंद्रीकरण को समझने से पहले केंद्रीकरण समझिए, और केंद्रीकरण को भी कुछ देर पहले आपको बताए थे, जो सेकेंड स्टेज था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बताए थे केंद्रीकरण का गुण, जिसमें आपको बताए थे कि अगर कोई बच्चा जो है कोई भी वस्तु को अगर देख रहा है तो केवल उसका एक ही दृष्टिकोण के बारे में सोच रहा है, एक ही दृष्टिकोण को देख रहा है, वही गुण है केंद्रीकरण का गुण। समझिए बात को, अगर कोई बच्चा कोई चीजों का केवल एक ही दृष्टिकोण से देख रहा है तो वही है केंद्रीकरण का गुण। लेकिन वो कब होता था, पूर्व संक्रियात्मक में,
प्री ऑपरेशनल में क्योंकि उसमें बच्चा का उम्र कम था, लेकिन पियाजे क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ेगी बालक परिपक्व होगा और वैसे वैसे बालक में संज्ञान का विकास होगा। तो आप यहाँ पे सोचिए कि जब बच्चा पूर्व संक्रात्मक में था तो केंद्रीकरण था, कोई वस्तु को देखता है तो उसका एक ही गुण के बारे में सोचता है, सीमित चिंतन करता है, लेकिन जैसा ही बालक पहुंच जाएगा मूर्त संक्रात्मक अवस्था में, यानी उम्र बढ़ा है, बच्चा परिपक्व पहले से ज्यादा हो गया, अब उसका चिंतन का दायरा बढ़ जाएगा, ठीक है। और अब वो केंद्रीकरण नहीं रहेगा, अब वो क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि अब बच्चा जब कोई चीज को देखेगा तो उसका कंप्लीट अनेकों सारा प्रकार से चिंतन करेगा, वही है कौन सा, विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि अगर कोई बच्चा चीजों को देख रहा है तो उसका अनगिनत बहुत सारा चिंतन करेगा, वही है केंद्रीकरण का गुण। जैसे कि इस अवस्था के बच्चे के सामने अगर आप दो बर्तन को लेते हैं, ध्यान दीजिए, और दोनों में मान लेते हैं कि बराबर मात्रा में जल है, ठीक है, या दूध है, कुछ भी मान लेते हैं, और इसको जो है एक बर्तन को हम पतला और संकीर्ण बर्तन में अगर हम डाल दें, पतला और संकीर्ण बर्तन में इसको हम डाल दें, ठीक है, तो इस देखिए इसका लेयर यहां तक था तो इसका लेयर यहां आ जाएगा, क्योंकि पतला है ना तो लेयर तो बढ़िया जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस उम्र के बच्चा से पूछे, यानी 7 से 11 वर्ष यानी मूर्त संक्रात्मक अवस्था के बच्चा से अगर पूछे कि बता बउआ कि इसमें ज्यादा पानी है कि इसमें ज्यादा पानी है, तो बच्चा कहेगा नहीं, दोनों में बराबर पानी है। लेकिन यही जो बच्चा पूर्व संक्रात्मक में था तो बच्चा कहता था कि नहीं, इसमें पानी ज्यादा है, क्योंकि इसमें बच्चा लेयर को देख रहा है। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि बच्चा उस समय बच्चा केवल केंद्रीकरण में था, किसमें, पूर्व संक्रात्मक में बच्चा केंद्रीकरण में था, और बच्चा जो है केवल एक ही गुण के बारे में सोच रहा था, केवल बाहरी आकृति देख रहा था। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है पहुंचा मूर्त संक्रात्मक अवस्था में, तो अब बच्चा केवल बाहरी आकृति नहीं देखेगा बल्कि अंदर का मात्रा भी देखेगा। तो बताइए, बच्चा एक प्रकार का चिंतन कर रहा है कि अनेकों चिंतन, तो वही है, जब एक चिंतन करेगा, किसी वस्तु को देखकर केवल सीमित एक चिंतन करेगा तो वह है केंद्रीकरण, लेकिन बच्चा अनेकों अनगिनत चिंतन करेगा तो हो जाएगा वो विकेंद्रीकरण। समझ गए होंगे बात को, चलिए बहुत अच्छा। अब अगला में आइए, छठा जो गुण है वह है पलटावी। और पलटावी का मतलब क्या होता है, पलटावी का मतलब है रिवर्सिबिलिटी, और रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि आप ध्यान दीजिए कि बच्चा अब अपने चिंतन को पलट सकता है, यानी पहले जो सोचा अब उसके बारे में पुनः सोचेगा, यानी अब अपने विचारों को पलट सकता है। जैसे याद कीजिए, जब बच्चा पूर्व संक्रात्मक अवस्था में था तो वहां पर था अपलटावी, यानी बच्चा जो है अपने चिंतन को रिवर्स नहीं कर पा रहा था, बैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही बच्चा मूर्त में पहुंचेगा तो अब अपने चिंतन को रिवर्स कर लेगा, अब अपने चिंतन को बैक कर लेगा, तो वही है पलटावी। और पलटावी का मतलब है प्रतिवर्ती। तो अगर इससे आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि संरक्षण कौन अवस्था में है, तो मूर्त संक्रात्मक में, वर्गीकरण और क्रम में बच्चा कौन अवस्था में सजा लेगा, तो मूर्त संक्रात्मक, किस अवस्था में बच्चा मूर्त तार्किक चिंतन कर लेगा, यानी किस अवस्था में बच्चा किसी चीजों को देख करके उसके बारे में तर्क लगाएगा, लॉजिक लगाएगा, तो मूर्त संक्रात्मक अवस्था। किस अवस्था में बच्चा किसी एक वस्तु का अनेकों सारा पर्सपेक्टिव देखेगा, अनेकों सारा गुण देखेगा, तो विकेंद्रीकरण यानी मूर्त संक्रात्मक अवस्था में। और पूछेगा कि किस अवस्था में बच्चा अपने चिंतन को रिवर्स कर सकता है, अपने चिंतन को पलट सकता है, तो वह है मूर्त संक्रात्मक अवस्था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो है जिन पियाजे का तीसरा अवस्था तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि मेरा समझाने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग टाइप से है, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जा रहा है, लेकिन आप उसको अच्छा से समय दे के आप देखिए, 3 नंबर जो है जिन पियाजे से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो है जिन पियाजे के चौथा अवस्था को शुरू करते हैं, ठीक है। और जिन पियाजे का चौथा अवस्था कौन सा है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बोलिए, जिन पियाजे का चौथा अवस्था कौन है, देखिए नहीं बोल रहे, अरे बोलिए तभी तो सीखिएगा ना, बोलिए कौन अवस्था, नहीं बोल रहे हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हाँ अब देखिए ठीक बोले। अब ध्यान दीजिए, देखिए जिन पियाजे का 4 अवस्था, फिर से रिकॉल कीजिए। पहला अवस्था कौन है, संवेदी प्रेरक अवस्था। बोलते रहिए बोलते रहिए। पहला अवस्था कौन है, संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरा अवस्था कौन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा अवस्था कौन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा अवस्था कौन है,
अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। समझ गए होंगे, यानी संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अब हम लोग जीन पियाजे के अंतिम और लास्ट जो है अवस्था है वहां पहुंच चुके हैं, वो है अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बालक उम्र होता है 11 से 15 वर्ष। याद है आपको हम बताए थे जीन पियाजे का स्टेटमेंट, याद रखिएगा हमेशा, परिपक्वता, मैच्योरिटी। तो जैसे जैसे बालक परिपक्व होगा वैसे वैसे उनमें संज्ञानात्मक विकास होगा, यानी उम्र बढ़ेगा, बच्चा परिपक्व होगा, संज्ञान बढ़ेगा। तब बताइए बच्चा 11 वर्ष से ऊपर आ गया है, तो अगर हम अवस्था का बात करेंगे तो वो है किशोरावस्था। ध्यान दीजिएगा, यानी 11 वर्ष से जैसे ही बच्चा हो गया है तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। और किशोरावस्था के बच्चा को तो आप जानते ही हैं, वो ज्यादातर समय उसका जो है ना वो परिकल्पना में जाता है, यानी वो हमेशा जो है परिकल्पनात्मक, निगनात्मक तर्कना करता है। तो यही सब गुण ध्यान दीजिएगा जो कि अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। हो सके आपको लग रहा होगा कि गुण संख्या कम है यहाँ, लेकिन धैर्य रखिए, आप समझिए कि मूर्त का जितना गुण है, ध्यान रखिएगा, मूर्त का जितना गुण है वो सब अमूर्त संक्रियात्मक में जाएगा। मूर्त का जितना गुण है वह सब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा। ठीक है, तो अमूर्त में केवल इतने नहीं है बल्कि मूर्त वाला भी सब गुण अमूर्त में है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चा संरक्षण भी करेगा, क्योंकि संरक्षण शुरू कहां से हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक में। ठीक है, तो यहां भी करेगा, लेकिन क्या है, संरक्षण को जोड़ दीजिए इस सबसे, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन भी कर लेगा। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि जो चीजें बच्चे के सामने मौजूद नहीं है उसके बारे में चिंतन करना कहलाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, उसके बाद क्या है, वैज्ञानिक चिंतन। अच्छा बताइए, एक वैज्ञानिक जो होते हैं कितना चिंतन करता है, बहुत सारा चिंतन करता है। इसी वजह से हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को मानते हैं वैज्ञानिक चिंतन, क्योंकि इसमें बच्चा किशोरावस्था में होता है तो बहुत सारा चिंतन करेगा। और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे सीटेट बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि किस अवस्था में बच्चा परिकल्पनात्मक, निगनात्मक तर्कना कर लेता है, तो वो अवस्था होगा अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और अगला है निगनात्मक तर्कना। निगनात्मक तर्कना का मतलब होता है, जैसे कि आप आगमन विधि, निगमन विधि को जानते होंगे। आगमन विधि का मतलब होता है कि उदाहरण से नियम, तो निगमन विधि में होगा नियम से उदाहरण, यानी अब बच्चा में संज्ञान इतना बढ़ गया है कि अब हर चीज पर उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। यानी बच्चा को नियम बता दीजिए, बच्चा का संज्ञान इतना डेवलप हो चुका है क्योंकि उम्र बढ़ गया है, तो नियम आसानी से एग्जाम्पल आसानी से जनरेट कर लेगा। ठीक है, अब आगे तो बता ही दिए कि अमूर्त तार्किक चिंतन। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जितना गुण है वह सब का सब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। तो अब ये जीन पियाजे का चौरा अवस्था समाप्त होता है, ये पूरा सिद्धांत समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये मेरा लेक्चर, मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। तो क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारा दिया गया है, अच्छे समझाया गया है। ठीक है, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अगर लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा, देखिए ये हमारा पहला वीडियो है, हो सकता है कि कुछ चीज़ों का कमी रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों, अपने टीचर्स ग्रुप में, ठीक है, अपने डीएलएड ग्रुप में, बीएड ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि उनका भी जो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो संदर्भ है वो अच्छा हो सके। और अंतिम में हम आपसे कहेंगे कि अभी जो आप देख रहे होंगे हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, संसाधन का थोड़ा सा कमी है, तो आप मैनेज करें। और जिस दिन हमारा जो है 5000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर पूरा हो जाएंगे, ठीक है, उस दिन हम जो है स्मार्ट बोर्ड लगाएंगे। ठीक है, और आप कोशिश करें कि ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाएं, सपोर्ट करें हमें। ठीक है, तो जब 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है, तो हम जो है स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था करेंगे, जिससे क्वेश्चन कराने में बहुत इजीली होगा।